क्लास 11th के सारे प्यारे विद्यार्थियों को जेएमएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से आपके लिए यानी क्लास 11th के लिए आप यहां पर देखेंगे जो समुच्चय चैप्टर आपका चल रहा है, तीसरा वीडियो आपका यहां पर रहेगा, जिसमें समुच्चय की बात हमने 2 वीडियो में आपको कर चुके हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट रहेगा जिसमें एक्सरसाइज के साथ साथ जो थ्योरी पार्ट रहेंगे उनको भी समझाया जाएगा, क्योंकि इसमें जो चैप्टर चलने वाला है उस समुच्चयों की संख्या पे बातें चलेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले चीजों को समझाएंगे कि उप समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय क्या होते हैं, इसी में अंतराल के बारे में भी आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को पहले आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जो भी आपका रहेगा उनको समझाएंगे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले जो बात करेंगे, देखिए आपका सबसे पहले यहाँ पर आपको बात करें कि देखिए जो हम समुच्चय की बात कर चुके हैं 2 वीडियो में, आपका जो तीसरा वीडियो रहेगा वो सबसे क्या रहेगा, उप समुच्चय किसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्त कि उप समुच्चय क्या होता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि उप समुच्चय क्या है। उप समुच्चय का मतलब जिसको हम सबसेट कहते हैं, क्या कहते हैं, सबसेट्स कहा जाता है। ठीक है, सबसेट ये आपका क्या हो जाता है, उप समुच्चय हो जाता है। अब ये उप समुच्चय क्या होता है, जैसे आपने समुच्चयों के बारे में अध्ययन वहां पर किया, टाइप्स ऑफ समुच्चय के बारे में देखा, और उसके बाद फिर आज जो हम शुरुआत करेंगे वो आपका क्या रहेगा, उप समुच्चय जिसको सबसेट कहा जाता है। तो दोस्त यहाँ पर उप समुच्चय किसको कहा जाता है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ऐसा कोई समुच्चय आप लेंगे, देखेंगे यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय। ठीक है, ठीक है, ऐसा समुच्चय जिसमें मान लेते हैं ए कोई समुच्चय रहेगा, तो ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, बी में हो। ठीक है, बी में हो, तो इसे हम क्या कहते हैं भैया, उप समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, और आपको बता दें कि उप समुच्चय को जब हम लिखने की बात करेंगे तो हम कहेंगे इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ए सबसेट क्या पढ़ा जाता है, बी पढ़ा जाता है, ए सबसेट बी, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए सबसेट बी। यानी ऐसा समुच्चय जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उप समुच्चय कहते हैं। और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, ए सबसेट बी से व्यक्त करते हैं, ए सबसेट बी से व्यक्त करते हैं। ये आपका यहाँ पर बात बताई जाएगी कि ए सबसेट बी से हम व्यक्त करते हैं। ये व्यक्त करने का क्या होता है, एक तरीका होता है। ठीक है, चलिए अब जैसे आपको समझाने की कोशिश करें, जैसे यहाँ पर हमने ए बराबर लिख दिया 1 2 3 4 और 5 लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया, और एक भी बराबर हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 4 5 6 7 और 8 ये आपका रहे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भैया देखिए ए के जितने भी अवयव हो, जैसे 1 2 3 4 5, अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 है तो यहाँ भी देख सकते हैं कि 1 2 3 4 और क्या है, 5 है। यानी ए के जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी अवयव हैं वो कहाँ पर मिल रहे हैं, बी में मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए बी का क्या है, उप समुच्चय है। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि ए, देखिए लिखेंगे ए कामा बी का, इसको पढ़ते कैसे हैं, ए कामा बी का उप समुच्चय है, उप समुच्चय है, ये आप बताएंगे। ठीक है, ए कामा बी का क्या है, उप समुच्चय, और इसी को सिंबल के रूप में कैसे लिखा जाता है, ए सबसेट क्या लिखा जाएगा, बी लिखा जाता है। ठीक है, ए सबसेट बी लिखा जाता है क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 है, तो उसको क्या कहा जाता है भैया, उप समुच्चय कहा जाता है, क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट कहाँ पे आ रहा है, बी में। इसको देखिए ए कामा बी का उप समुच्चय है, इसको हम सिंबल के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ए सबसेट बी लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक बात और आती है, देखिएगा, जिसको हम कहते हैं उचित उप समुच्चय। यहाँ पर ध्यान देना, उचित, देखिएगा उचित उप समुच्चय। अब इसको थोड़ा समझना क्या है ये चीज, उचित उप समुच्चय। ठीक है, जिसको हम प्रॉपर सेट कहते हैं, ये हमारा क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है, ये आपका प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है,
देखिएगा। अब यहाँ पर इसको हम क्या बताएंगे कि उचित उपसमुच्चय आपका क्या होता है, तो इसको ध्यान से देखना कि उचित उपसमुच्चय क्या होता है। देखिए, जब हम उचित उपसमुच्चय की बात करते हैं दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बी का कम से कम कम से कम कम से कम एक अवयव जो ए में ना हो, ए में ना हो, कम से कम। ठीक है, देखिए बी का कम से कम एक अवयव जो ए में ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उचित उपसमुच्चय कहा जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि भैया देखिए, ए सबसेट बी तो हो, ए सबसेट बी तो हो, लेकिन ए इज नॉट भी होना चाहिए बी, मतलब ए जो है वो बी के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इस शब्द को यहाँ पर हमने लिखा है कि ए का बी में उपसमुच्चय तो हो, लेकिन ए जो है वो बी के बराबर ना हो। यानी आप ये कह सकते हैं कि बी का कम से कम एक ऐसा एलिमेंट आपको दिखेगा, कम से कम, ठीक है, उससे कम नहीं, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट दिखे जो ए में ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, उसे हम क्या कहते हैं, उचित उपसमुच्चय कहा जाता है। क्या कहेंगे, उचित उपसमुच्चय कहा जाता है। अब जैसे ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जैसे 1 2 3 और क्या 4 लिख दिया। अब हम b बराबर यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं, 1 2 3 4 और क्या 5। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 एक ऐसा अवयव है b का जो कि a में नहीं मिल रहा है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 तो मिल रहा है, लेकिन 5 यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि a कामा b का उचित उपसमुच्चय है। ठीक है, उचित उपसमुच्चय है, ये आपका क्या कहलाएगा, ए कामा बी का उचित उपसमुच्चय है। क्योंकि बी का एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं मिल रहा है, तो ए कामा बी का क्या हो गया, उचित उपसमुच्चय हो जाता है। इसको लिखा किससे जाता है, तो इससे हम लिखेंगे कि ए सबसेट क्या है, बी होगा, ए सबसेट बी, ऐसे इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका लिखने का क्या होता है, तरीका होता है, जब भी उचित उपसमुच्चय की बात करते हैं तो इसमें इक्वल नहीं लगाया जाता, इसमें इक्वल नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये कभी बराबर नहीं हो सकती, और वो आपका बराबर हो सकता है। ठीक है, आपको फिर से बता दें, उपसमुच्चय की जो मैंने वहां पर बात की है, तो ए और बी बराबर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन उचित उपसमुच्चय कभी भी ए बी के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कभी भी ए बी के बराबर नहीं हो सकता, कभी भी ए बी के बराबर नहीं हो सकता। और यहाँ पर तो ए बी के बराबर हो भी सकते हैं, ए बी के भी बराबर रहेगा और ए इज नॉट भी रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, कभी बराबर भी हो सकता है, कभी बराबर भी नहीं, लेकिन यहाँ निश्चित है कि कभी भी ए बी के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, अब उसके बाद इसको लिखा। अब एक समुच्चय आपका और आता है जिसको हम अधि उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, अधि उपसमुच्चय कहा जाता है, अधि उपसमुच्चय कहा जाता है, जिसको हम सुपर सेट कहते हैं। ये आपका क्या हो गया, सुपर सेट हो जाता है, अधि उपसमुच्चय हो जाता है। ये क्या है, अब जैसे आपने देखा कि अधि समुच्चय का मतलब क्या होता है, कि अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी का क्या है, उचित उपसमुच्चय है। ठीक है, उचित उपसमुच्चय है, तो यहाँ पर हम ये चीज बोल सकते हैं कि बी जो है ए का अधिसमुच्चय है। क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, अधिसमुच्चय कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, अधिसमुच्चय कहेंगे। इसको लिखेंगे कैसे कि ए, इसको इधर बना देंगे, ए सबसेट क्या बी, ए सबसेट क्या बी। देखिए ये अधिसमुच्चय को हो गया, तो यही को उल्टा करके लिख दिया जाता है। ठीक है ना, ये उल्टा करके लिख दिया जाता है। तो जब ये चीज ऐसे आपको दिखाई दे दे कि ए बी के बराबर ना हो, लेकिन ए का प्रत्येक अवयव बी मिलता हो, तो हम ए बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब यहाँ से यहाँ, देखिए यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आपका उचित मिलेगा। ठीक है, और जब आप इधर से इधर की ओर जाएंगे तो क्या कहलाएगा, अधिसमुच्चय कहलाएगा। ये आपका क्या होगा, अधिसमुच्चय कहलाएगा। यानी ए से बी की ओर जाएंगे तो उचित उपसमुच्चय, और बी से ए की ओर आएंगे तो क्या कहलाएगा दोस्त, अधिसमुच्चय कहलाएगा। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ए सबसेट
देखिए ए, देखिए सबसेट इक्वल कितना लिखा जाता है बी, यानी ये आप ए से बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बी कामा ए का क्या होता है अधि समुच्चय होता है। तो इस तरीके से हमने समुच्चयों को समझाया कि उप समुच्चय क्या होता है और साथ साथ में उचित उप समुच्चय क्या होता है और साथ साथ में अधिक उप समुच्चय क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप क्या समझेंगे, आगे जो हम बात यहाँ पर करेंगे आपको देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या बताएं, देखिए समुच्चयों की तो बात हो जाती है, उसके बाद अब जैसे उप समुच्चयों की संख्या निकाली कैसे जाती है उसको जरा यहाँ पर ध्यान से देख लें। कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई दिया है, ठीक है, यहाँ पर 1,2 दिया है, कहा जाए कि उप समुच्चयों की संख्या a बराबर 1,2 की उप समुच्चयों की संख्या बताइए, उप समुच्चयों की संख्या बताइए, ऐसे आपसे पूछेगा प्रश्न, ठीक है, कि उप समुच्चयों की संख्या बताइए, उप समुच्चय बनाइए। तो आपको पता है कि देखिएगा फाई एक ऐसा समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय होता है जो सभी का क्या होता है उप समुच्चय होता है। फाई जिसको हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, ये सबके पास घुल मिल जाता है, सभी के साथ घुल मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि फाई हमारा जो होता है, रिक्त हमारा जो समुच्चय होता है, सभी के उप समुच्चय होते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो इनको फाई आपको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर फाई हो जाता है, कामा लगाएंगे, फिर आपको यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा 2 लिखना पड़ेगा, फिर 1 तो आपके पास कितना आ जाएगा 1,2 आ जाता है। तो ऐसे हम उप समुच्चयों की संख्या बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको, क्योंकि रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जो सभी के साथ मिल और घुल जाता है, इसलिए फाई को लिखना जरूरी होता है। तो फाई मैंने लिखा, उसके बाद फिर आप जितने जैसे 1, 2, 3 लिखा होता, तो पहले 1,2 है तो मैंने 1 लिख दिया। फिर आप देखिए सभी को पहले अलग अलग लिखेंगे, 1 लिखा फिर 2 लिखेंगे, फिर आप साथ में लिखेंगे 1,2 लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से उप समुच्चयों की संख्या हम यहाँ पर बना देते हैं। उसके बाद इनसे रिलेटेड कुछ फार्मूला भी आपको बता देते हैं। जैसे अगर आपको उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा इसको, उप समुच्चयों की संख्या, अगर आपसे उप समुच्चयों की संख्या आपसे पूछता है कि उप समुच्चयों की संख्या बताइए, तो 2 घाते कितना होता है n होता है, ठीक है। तो कैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले 2 है आपने लिखा, फिर देखिए कितना एलिमेंट यहाँ पे है, तो आप कहेंगे साहब यहाँ पर 2 है, तो 2 लगा दिया, तो 2 दूना कितना हो गया 4। तो उप समुच्चयों की संख्या कितना आया 4 आया, ठीक है। अब जैसे आपसे पूछ ले भैया, देखिए उचित उप समुच्चयों की संख्या, देखिए उप समुच्चयों की संख्या को किससे लिखा जाता है 2 घाते n होता है। अगर आपसे पूछ ले कि उचित उप समुच्चयों की संख्या, यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा, उचित उप समुच्चयों की संख्या अगर आपसे पूछ लेता है तो इसका क्या फार्मूला बनता है, उचित उप समुच्चयों की संख्या। तो इसके लिए 2 घाते n माइनस क्या लगाते हैं 1 लगाते हैं, ठीक है। अब एक फार्मूला और आपसे पूछ लेगा, मान लेता आपसे पूछ ले कि आरिक्त का मतलब आप समझते हैं जो रिक्त ना हो, यानी जो रिक्त समुच्चय ना हो उसे क्या कहा जाता है आरिक्त। तो आरिक्त उप समुच्चयों की संख्या, देखिए आरिक्त उप समुच्चयों की संख्या, तो आरिक्त उप समुच्चयों की संख्या आपसे पूछे तो 2 घाते n माइनस क्या बताएंगे 2 बताएंगे। तो ये फार्मूले को आप याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा फार्मूला है। आपसे ढेर सारे क्वेश्चन अगर यहाँ पर कोई पूछता है तो आप इनकी सहायता से आराम से बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उप समुच्चयों की संख्या आपने यहाँ पर देखा 2 घाते n होता है, जो कि निकाल भी बता दिया। उचित उप समुच्चयों की संख्या पूछा जाए 2 घाते n माइनस 1 होता है। देखिए 1 जो है 2 के साथ घटा, n के साथ नहीं। आरिक्त उप समुच्चयों की संख्या आपकी जो बनती है दोस्त, वो आपका क्या बनता है 2 घाते n माइनस 2 होता है। तो ऐसे हम उप समुच्चयों की संख्या यहाँ पर क्या करते हैं निकालते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे थोड़ा से देखते हैं। अब हम आपसे बात कर लेते हैं घात समुच्चय की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा जब हम घात समुच्चय की बात करेंगे कि घात समुच्चय क्या होता है, ठीक है। घात समुच्चय जिसको हम क्या कहते हैं पावर सेट कहा जाता है, क्या कहते हैं पावर सेट कहते हैं घात समुच्चय। देखिए घात समुच्चय को पावर सेट कहा जाता है अगर जैसे कोई भी समुच्चय मान लेते हैं दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर आपने दे दिया 1, 2 और हमने कितना ले लिया, जैसे 1, 2 और
3 ले लिया यहाँ पे, ठीक है, 3 अंक ले लिया। अब आपसे पूछा जाए इसका घात समुच्चय बताइए, ऐसे प्रश्न पूछेगा कि घात समुच्चय बताइए, तो आप कैसे बनाएंगे घात समुच्चय को। सबसे पहले पावर ऑफ सेट है तो इसको ऐसे आप लिखेंगे, घात समुच्चय को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, पावर ऑफ सेट है ना, पावर ऑफ ए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ए है तो ए आएगा, बी है तो बी, लेकिन पावर का मतलब लगा रहेगा, ठीक है। चलिए, और आपको पता है कि कोई भी चाहे घात समुच्चय हो और चाहे उप समुच्चय हो, जब निकालने की बात आती है तो जो आपका रिक्त होता है सभी के साथ मिलता है, सभी के साथ घुलता है। तो यहाँ पर फाई लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सभी को एक एक बार लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर हम एक एक बार लिख देते हैं, एक एक बार मैंने लिखा फाई 1 2 और 1 3। अब उसके बाद आपको पता है कि 1 का 2 के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। फिर एक बार 1 का 3 के साथ आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 का किसके साथ हो जाएगा, 3 के साथ हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर 1 2 और क्या बनता है, 3 बनता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और कितना 8 बनता है। इसके अलावा आपका नहीं बनेगा। तो आपने क्या देखा, पहले फाई लिखेंगे, फिर सारे अंकों को एक एक बार लिखा जाए, फिर आप 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ बना दीजिए, फिर 1 का हो गया तो 2 का 3 के साथ बना दीजिए, 2 का 1 के साथ नहीं, क्योंकि 1 का 2 हम लिख चुके हैं। फिर एक बार सभी को साथ में लेके बनाइए, तो 1 2 और क्या 3। हाँ, एक चीज ध्यान देना, अब आप सोचेंगे यार कि अभी आपने पीछे उप समुच्चयों की संख्या भी निकाला, यहाँ भी वैसे आपने बनाया और यहाँ भी आपका घात समुच्चय उसी तरीके से बनता है, तो फर्क क्या होगा, तो फर्क यहाँ पर क्या है, इसके शुरू में भी मझला कोष्टक लग जाएगा और अंत में भी एक मझला कोष्टक लग जाएगा, ठीक है। ये घात समुच्चयों के तरीका होता है निकालने का, मतलब फाइव एक मझला कोष्टक के अंदर बंद होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, घात समुच्चय कहते हैं। लेकिन आपने उप समुच्चय में देखा कि इसके शुरू में कोई मझला कोष्टक नहीं होता, ना अंत में दोबारा आता है, ठीक है। लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा कि घात समुच्चय में मझला कोष्टक शुरू भी होगा, अंत में भी आपका रहता है, ठीक है। और घात समुच्चयों की संख्या का भी फार्मूला होता है कि अगर घात समुच्चयों की आपसे कोई संख्या पूछ ले, भैया घात समुच्चयों की संख्या बताइए, इसका संख्या कोई पूछ ले, तो इसका भी 2 घाते क्या होता है, n होता है। अब जैसे आपको यहाँ पर पूछा ही जा रहा है, तो बताइए कै टू यहाँ पर तत्व है, तो आप कहेंगे 3 है, तो 2 घाते 3 तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि हमारा कितना पावर ऑफ सेट बनेगा, पावर ऑफ सेट कितना बनेगा, घात समुच्चय कितना बनेगा। इस फार्मूले की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो एक 2 घाते n लगा के हम चीजों को यहाँ पर मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, पावर ऑफ सेट हो जाता है। तो ऐसे हम पावर ऑफ सेटों को यहाँ पर क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। और एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना, आप यहाँ पर बात को समझ लेना, नोट में कुछ बताते हैं कि देखिए जो आपका रिक्त समुच्चय होता है, ध्यान दीजिएगा, रिक्त समुच्चय जो होता है, प्रत्येक देखिए रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उचित उप समुच्चय होता है, उचित उप समुच्चय होता है, ठीक है, होता है। इसको ध्यान रखिएगा, जो आपका रिक्त समुच्चय है, प्रत्येक समुच्चय का उचित उप समुच्चय होता है। जैसे आपका ये फाई है, तो सबसेट इक्वल क्या, ए। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रत्येक रिक्त समुच्चय, देखिए रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उचित समुच्चय होता है, ये पहली बात। और दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि समुच्चय जो होता है, ठीक है, स्वयं का उप समुच्चय होता है, ठीक है। क्या होता है, उप समुच्चय होता है। इसको ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, ये बातों का कि समुच्चय जो होता है स्वयं का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। अब जैसे ए लिखा मैंने, सबसेट क्या लिख दिया, ए लिख दिया, ठीक है। तो प्रत्येक समुच्चय जो होता है स्वयं का उप समुच्चय होता है। तो ए सबसेट इक्वल क्या हो सकता है, ए हो सकता है, ठीक है। तीसरी बात और आप ध्यान रखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा 1 और यहाँ पर हमने एक मझला कोष्टक सबसेट लिखा, इसको थोड़ी सी बात को ध्यान रखिएगा, 1, 2, क्या होगा, 3 होगा।
ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ी सी बातों को समझाना चाहता हूँ यहाँ पर कि जब भी सबसेट रहेगा तो सबसेट के बाएं तरफ हमेशा मझला कोष्टक रहता है। ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिए क्योंकि आगे काम आने वाला है कि जब भी सबसेट रहेगा तो इसके बाएं और दाएं दोनों तरफ आपका क्या रहेगा, मझला कोष्टक रहेगा। तो सही होगा अगर इसी चीज को अगर ऐसे लिख दिया जाता, ऐसे लिख दिया जाता 1, 2, 3, तो ये सारा सर क्या है, गलत है, ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। तो सही कौन माना जाएगा, ये, क्योंकि सबसेट का बाएं और दाएं तरफ, सबसेट के बाएं और दाएं दोनों तरफ आपका मझला कोष्टक होना चाहिए। अगर नहीं है तो चीज क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, चौथी बात आप ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जैसे हम 1 बिलोंग्स टू हमने लिख दिया कि 1, 2, 3 लिख दिया, तो अब यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा। अब आपको बिलोंग्स टू के दाएं तरफ तो मझला कोष्टक रहेगा, लेकिन हाँ बिलोंग्स टू लगा हो, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, बिलोंग्स टू लगा हो तो दाएं तरफ तो मझला कोष्टक हो, लेकिन बाएं तरफ कोई मझला कोष्टक नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, तो ये बात सही मानी जाएगी, ये बात सही माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया, सबसेट के दाएं बाएं दोनों मझला कोष्टक होना चाहिए, लेकिन अगर बिलोंग्स टू लग जाता है तो इसके बाएं तरफ कोई मझला कोष्टक नहीं होना चाहिए, लेकिन दाएं तरफ रहे। हाँ, अगर यही चीज को अगर ऐसे लिख दिया जाता तो ठीक है, बिलोंग्स टू 1, 2, 3, तो ये सरासर क्या होता, गलत, ये नाइंसाफी होता, गलत होता, क्योंकि बिलोंग्स टू के बाएं तरफ में कोई मझला कोष्टक नहीं होता। ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर यही बात को देखिए, जैसे मझला कोष्टक एक लिखा है बिलोंग्स टू मझला कोष्टक, और यहाँ मझला कोष्टक के अंदर ऐसे आप इसको लिख दें, तो अब देखिए कि मतलब इसका कहने का अर्थ क्या है कि जो पूरा वाक्य अगर बिलोंग्स टू लिखा है, जो पूरा पूरा यहाँ पर रहे वही अंदर भी होना चाहिए। अब यहाँ पर मझला कोष्टक के साथ एक लगा है, तो यहाँ अंदर भी मझला कोष्टक के साथ क्या लगा है, एक लगा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, सही है, ये गलत नहीं है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जितना भी फैक्ट यहाँ पर आपको बताए हैं, इन चीजों फैक्टों को आप सही से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये आपको आगे सिलेबस में आपका जो एक्सरसाइज होगा उसमें जब करेंगे तो बहुत ही काम का चीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसेट के बाएं और दाएं दोनों मझला कोष्टक होना चाहिए, लेकिन यहाँ दाएं होना चाहिए, बाएं नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो अंदर भी उसके एक मझला कोष्टक और होना चाहिए, तब वो सही हो, गलत था क्या होता है दोस्तों, गलत माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया, समुच्चयों की बात आपने कर लिया। ठीक है, और उप समुच्चयों की बात कर लिया, इनके फार्मूले थे, फार्मूले के बारे में हमने चर्चा कर लिया। ठीक है, अब चलिए थोड़ा से और बात करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अंतराल के बारे में। किसके बारे में, अंतराल। ये आपका अंतराल जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरवल कहा जाता है। ये दोस्त क्या कहा जाएगा, इंटरवल कहा जाता है। ये आपका अंतराल जिसको इंटरवल कहा जाता है। देखिए, उप समुच्चयों का इंटरवल है, सबसेट ऑफ इंटरवल्स, यानी उप समुच्चयों का है अंतराल। अब ये अंतराल देखिए कई प्रकार के होते हैं, तो नंबर 1 आपको बता दें कि भैया ये खुला अंतराल, एक आपका क्या होता है, खुला अंतराल होता है। एक खुला अंतराल होता है जिसको ओपन इंटरवल हम कहते हैं, ओपन इंटरवल कहा जाएगा, ओपन इंटरवल हो जाता है। दूसरी बात अगर हम आपसे बात करें तो ये आपका बंद अंतराल हो जाता है, बंद अंतराल आपका हो जाता है, बंद अंतराल। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे, जिसमें आप क्लोज्ड इंटरवल की बात करेंगे, क्लोज इंटरवल की बात होती है। ठीक है, तीसरी बात अगर हम आपसे बात करें तो खुला, देखिएगा एक खुला और बंद अंतराल हो जाता है, खुला बंद अंतराल हो जाता है। ठीक है, जिसमें ओपन और क्लोज्ड इंटरवल कहा जाता है, ओपन देखिए ओपन क्लोज इंटरवल हो जाता है। और जब चौथे पार्ट की बात करते हैं तो आपका ये आपका बंद खुला आपका क्या होता है, अंतराल होता है, बंद खुला अंतराल होता है, जिसको हम क्लोज्ड, ये आपका क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं, क्लोज्ड ओपन इंटरवल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, क्लोज्ड, देखिए क्लोज्ड ओपन
ओपन इंटरवल कहा जाता है। ठीक है, ये 4 प्रकार के यहाँ पर हमारे क्या होते हैं दोस्त, अंतराल होते हैं। ठीक है, चलिए एक एक अंतरालों को यहाँ पर हम खूब अच्छे से समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे कि कैसे हम अंतरालों को समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जब खुला अंतराल की बात करता है ना भैया, खुला अंतराल की जब बात करें, सबसे पहले इसमें छोटा ब्रैकेट आता है। जैसे हमने यहाँ पर मान लेते हैं -3 कामा क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, -3 कामा क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। तो आपको बता दें कि ओपन इंटरवल में छोटा ब्रैकेट होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ओपन इंटरवल में छोटा ब्रैकेट होते हैं और साथ साथ में जैसे -3 कामा 5 लिया है, इसका मीन्स अर्थ यही होता है कि यहाँ पर आप ना तो -3 को छू सकते हैं ना तो 5 को छू सकते हैं, उनके बीच में यानी जो कितना आएगा, आप -3 ना लीजिए, थोड़ा परेशान हो जाएंगे, आप +3 लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा, हमें भी दिक्कत, आपको भी दिक्कत समझाने में। 3 कामा 5 लेंगे तो 3 और 5 के बीच में सिर्फ क्या आएगा, 4। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 4 ही मिल सकता है और नहीं मिल सकते। फिर से समझ लीजिए, जब भी ओपन इंटरवल रहेगा ना तो 3 को टच करना है ना तो 5 को टच करना है, सिर्फ टच करना है तो किसको करना है, इसके बीच में जो आएगा उसको लेके चलना है। इसलिए इसको जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, x such that x कामा x such that x कामा जो x की वैल्यू मिलेगा वो x की वैल्यू देखिए 3 से बड़ा और 5 से क्या होगा, छोटा होगा। देखिए आपको पता है कि x की वैल्यू 3 से बड़ा और 5 से क्या लेंगे, छोटा लेंगे, तो किसमें क्या आएगा, 4 आएगा ना। तो वही चीज इसको किसमें लिखा गया, ये आपकी तालिका विधि और ये आपका क्या है, समुच्चय निर्माण विधि, जिसको सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। उस विधि में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, x सच दैट x है और x की जो वैल्यू है 3 से बड़ा और 5 से क्या है दोस्त, छोटा है। अब यहाँ पर आप बातें करेंगे तो देखिए ये बंद अंतराल है, तो बंद अंतराल में बड़े ब्रैकेट का हम प्रयोग करते हैं, 3 कामा क्या करेंगे, 5 करेंगे। तो जब भी बंद अंतराल की बात करें तो हमेशा बड़ा ब्रैकेट आपको लगाना है। क्या लगाना है, बड़ा ब्रैकेट लगाना है। और बड़े ब्रैकेट में मैंने 3 कामा क्या लगाया, 5 लगाया, 3 कामा 5 लगाया। अब इसको कैसे लिखेंगे भाई, सेट बिल्डर फॉर्म में, चलिए लिखिए जरा। तो x सच दैट x कामा x की जो वैल्यू है इक्वल 3 इज लेस देन इक्वल कितना आप लेंगे, 5 लेंगे। क्या लेंगे, 5। तो जहां पर अगर आपका बड़ा ब्रैकेट लग जाए तो समझ जाना आपको इक्वल भी लगाना पड़ेगा। इक्वल भी देखिए ये बड़ा ब्रैकेट है तो आपको x के साथ यहाँ पर जो आपको लगाना पड़ेगा इक्वल भी, क्योंकि बड़े ब्रैकेट की खासियत क्या है, आप 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, बीच में जो अंक आता है उसे भी आप ले सकते हैं। तो 3, 4, 5 तीनों अंक यहाँ पर छुआ जा सकता है, तीनों अंक लिया जा सकता है। तो 3, 4 और क्या होता है, 5 होता है। अब ये खुला बंद अंतराल, अब देखिए पहले शब्द मैंने खुला लिखा है, ठीक है। तो अगर मैंने पहले खुला लिखा है तो पहले आपको ओपन इंटरवल लगाना पड़ेगा और 3 कामा मैंने क्या लिखा, 5, और यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि खुला बंद अंतराल है। तो खुला के लिए ओपन आता है और बंद के लिए बड़ा ब्रैकेट आता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, कैसे लिखेंगे, x सच दैट x कामा x की वैल्यू 3 से बड़ा लेस देन इक्वल कितना लिया जाएगा, 5 लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 5 यहाँ ले सकते हैं, 3 नहीं ले सकते, लेकिन 4 ले सकते हैं। ठीक है, 3 नहीं ले सकते, 4 लेंगे, 5 ले सकते हैं, क्योंकि जहां बड़ा ब्रैकेट लग जाता है उस वैल्यू को हम ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए वहां पर आप इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। अब जैसे बंद खुला अंतराल है तो बंद खुला अंतराल के लिए जैसे 3 और कामा क्या आएगा, 5 ओपन सर्किल, पहले बड़ा ब्रैकेट फिर क्या आया, छोटा ब्रैकेट आया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, लेकिन 5 को टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, क्योंकि उसके साथ ओपन इंटरवल लगा है, खुला अंतराल लगा है। अब आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा तो x सच दैट x कामा x की वैल्यू लेस देन इक्वल 3 और लेस देन कितना आपका आएगा, 5 आएगा। यानी x का मान 3 के बराबर या 3 से बड़ा और x की वैल्यू 5 से क्या होगा, छोटा होता है। तो ये स्थितियां आपकी अंतराल को दर्शाती हैं। तो मेरे पास 4 प्रकार के अंतराल होते हैं।
ठीक है, जिसमें हमने आपको बताया कि ओपन को आप छोटा ब्रैकेट से लिखेंगे और बड़े को बड़े ब्रैकेट से लिखा जाता है। बंद अंतराल को बड़े ब्रैकेट में आप यहाँ जैसे 3,5 बड़ा ब्रैकेट लगा है, जहां भी बड़ा ब्रैकेट लगा होगा उसको लेना ही लेना है। तो आप यहाँ 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, लेकिन इस ओपन इंटरवल में 3 को टच करेंगे नहीं ले सकते, 5 को नहीं ले सकते, सिर्फ किसको लेंगे हम, 4 को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें ओपन इंटरवल को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जितना थ्योरी पार्ट था, जिसको समझाने का जो तरीका था, ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको क्या करा, आपको समझाया कि पहले उपसमुच्चय क्या है, उचित उपसमुच्चय क्या है। ठीक है, इसका जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट था इसको हमने सारा समझाया। भाई उचित समुच्चय, उचित उपसमुच्चय, अधिसमुच्चय, उपसमुच्चय, इंटरवल के बारे में, घात समुच्चय, और आपने एक और आपका बचता जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहा जाता है, सार्वत्रिक समुच्चय कहा जाता है। तो आगे उसको भी समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए एक शब्द यहाँ पर मैंने लिखा कि सार्वत्रिक समुच्चय, ये इसको ध्यान देना, सार्वत्रिक क्या होता है, समुच्चय है। ठीक है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट इसको क्या कहेंगे भैया, यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। ये आपका यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट देखिएगा। अब जैसे आपको बता दें कि आपके पास जितने भी समुच्चय हों, ठीक है, सभी का जब मान लेते ए बी सी, आपके पास 3 समुच्चय हो, जब सभी को इकट्ठा करके एक ठोरे में लिख दिया जाए उसे हम क्या कहते हैं, उचित उपसमुच्चय कहा जाता है। इसे हम ध्यान देना, इसे हम क्या लिखते हैं, यू से व्यक्त करते हैं, बड़ा यू से व्यक्त करते हैं। जब भी यूनिवर्सल सेट की बात करें तो बड़ा यू से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करेंगे, बड़ा यू से व्यक्त करते हैं। ये आपका यूनिवर्सल सेट होता है। अब जैसे हमारे पास लिख उठा कि 1 2 3 4 है ना, और ये 5 लिख उठा। अब हमारे पास b बराबर लिख उठा कि 4 5 6 7 और क्या लिख उठा, 8। अब आपको जैसे मान लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट सभी का माई बाप होता है। ठीक है, उसमें जितने भी आपके पास समुच्चय हो सबका दादा परदादा वही होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, या 9, है ना, इतना लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो यूनिवर्सल सेट आया है उसमें ए वाला भी आ सकता है और साथ साथ में बी वाला भी आ सकता है। यानी कई सारे व्यक्ति जब एक में समा जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। तो दोनों समुच्चय एक के अंतर्गत इसमें आ जाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो जाता है। इस तरीके से आपका ये पूरा इंट्रोडक्शन आपका समय समाप्त हो जाता है, जिसमें अब आगे हम थोड़ा सी बात करेंगे। अब चलेंगे चैप्टर की ओर चलेंगे और चैप्टर को आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश हम करते हैं। चलिए, आपका 1.3 रहेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर रहेगा उसको ध्यान पूर्वक आपको यहाँ पर समझना है। चलिए, अब यहाँ पर आप देखिएगा, आपको रिक्त स्थानों में प्रत्येक सबसेट इजनार सबसेट को भरकर सही कथन आपको बनाना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं कि पहला वाला क्वेश्चन क्या है, जैसे आपके पास 2, 3, 4 दिया है। ठीक है, तो ये मझला कोष्टक, फिर आपको डैश डैश दिया है और आपको दिया है 1 2 3 4 और कितना, 5। तो आप सोचिए क्या 2 3 4 यहाँ पे आ रहा है, तो कहेंगे हाँ जी 2 3 4 आ रहा है। तो यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, सबसेट भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा भैया, सबसेट भरा जाएगा। उसके बाद हम जब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं,
जैसे इन्होंने क्या लिखा है भैया, यहाँ पर ए बी और सी लिखा है, डैश डैश डैश, फिर हमारे पास बी सी और क्या है, डी है। तो क्या ए बी सी यहाँ है, तो यहाँ बी सी तो है लेकिन क्या है, डी। तो ये नहीं हो सकता, ये इसमें पूरा पूरा नहीं आ सकता, तो इज नॉट सबसेट भरा जाएगा। तीसरे वाले पार्ट में ध्यान देना क्या है, यक्स सच दैट आपके विद्यालय कक्षा 11 का विद्यार्थी, यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी हूँ। अगर हम कक्षा 11 क्लास में पढ़ रहे हैं तो क्या आपके विद्यालय के विद्यार्थी नहीं हो सकते, तो हो सकते हैं। इसमें क्या भरा जाएगा भैया, सबसेट भरा जाएगा। इनके बीच में क्या भर देंगे आप, सबसेट भर देंगे, ठीक है। और चौथे वाले पार्ट में देखिएगा, यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, यक्स सच दैट एक समान समतल में वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। आप सोचिए, हमारे पास जो पहली वृत्त है उसके पास अनेक प्रकार त्रिज्याओं की वृत्त है ना, कोई 1 का, कोई 2 का, कोई 3 का, कोई 4 का। तो बताइए जो बाद वाला बताया जा रहा है वो क्या है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, और हमारे पास शुरू में कोई 1 सेंटीमीटर का, कोई 2 का, कोई 3 का, कोई 4, तो क्या सब एक वाले में आ सकते हैं भाई? हमारी बात समझिए। मान लेते हैं हमारे पास एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर, और हमारे पास यहाँ पर मान लेते हैं कि जिसकी त्रिज्या कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो क्या ये व्यक्ति यहाँ बैठ सकता है, तो कहेंगे नहीं बैठ सकता। तो क्या भरा जाएगा, इज नॉट भरा जाएगा, ये चीज़ गलत है, ठीक है। अगला देखेंगे, आपके पास ये चौथा हो गया। चौथा, पांचवें पार्ट की हम बात करते हैं, क्या है, यक्स। देखिए ये तो आपका चौथा, ठीक है। यक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, किसी समतल में स्थित एक आयत है। बताइए त्रिभुज आयत के अंदर कभी आता है, नहीं, चतुर्भुज के अंतर्गत होता है। लेकिन यहाँ पर ये बात क्या होगी, गलत होगी, ये सरासर क्या है, गलत है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, छठवें की बात करेंगे, यक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज, यक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। तो बताइए क्या एक समबाहु त्रिभुज एक त्रिभुज ही तो भाग होता है? अरे त्रिभुज कई प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, और एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, अनेक प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो ये वाला व्यक्ति यहाँ पर जा सकता है, ठीक है। इसमें सबसेट भरा जाएगा, ये सबसेट भरा जाएगा। अब आगे जब आप देखेंगे, आगे क्या है, यक्स सच दैट एक्स समप्राकृतिक संख्या और यक्स सच दैट एक पूर्णांक। बोलिए पूर्णांक में तो प्राकृतिक संख्या आ ही सकता है ना भैया। देखिए समप्राकृतिक संख्या, अब उसमें देखिए सारे प्रकार के संख्या होते हैं, इसमें माइनस भी होगा, प्लस भी होगा, सम भी होगा, विषम भी होगा, यानी ये व्यक्ति यहाँ जा सकता है। तो यहाँ भी सबसेट भरा जाएगा, यहाँ भी सबसेट भरा जाएगा, क्योंकि सम जो प्राकृतिक संख्या होती है वो एक पूर्णांक के अंतर्गत आता है। आपका पूर्णांक में देखिए ना, माइनस अनंत हो गया, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 अनंत। और सम प्राकृतिक संख्या आपको पता है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो क्या ये चीज़ यहाँ पर नहीं आ सकता? आपको ढूंढेंगे तो बहुत सारे सभी मिल जाएंगे, तो हम कह सकते हैं ये चीज़ वहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर हम सबसेट और अब सबसेट भरना था, सबसेट और इज नॉट सबसेट भरना था, जो कि यहाँ पर हमने भरा। चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, चलिए अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम। चलिए तो दूसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पर भैया। आइए चलिए, तो इसमें देखिए निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है, आपको ये बताना है। देखिए पहला क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं। हमारे पास A, B और इज नॉट पहले से सबसेट कहा है, और B, C और क्या A की बात करा है।
भैया अगर यहाँ पर इज नॉट ना लगा होता तो ये सही बात है, क्योंकि हमने कहा ना सबसेट के बाएं दाएं मजला, देखिए वो बात आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। अभी मैंने जस्ट आपको बताया सबसेट के बाएं दाएं आपका मजला कोष्टक होना चाहिए, साथ साथ में ए कामा बी यहाँ पर आ भी तो रहा है, सही बात है, लेकिन इन्होंने पहले से क्या कहा है, गलत है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दूसरी बात क्या समझाना है कि मजला कोष्टक ए कामा क्या है, ई है सबसेट और अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, तो स्वर जानते हैं ए ई आई ओ और क्या होता है यू, तो आप जानते हैं ए कामा बी ए कामा ई है, तो यहाँ भी ए कामा ई आ रहा है, तो ये कथन क्या है, ये आपका सत्य है, ये गलत नहीं है। उसके बाद तीसरी पार्ट बात करते हैं, तीसरा पार्ट क्या है, तो देखिएगा 1 कामा 2, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 1 2 3, ठीक है, सबसेट लगाया है और 1 3 5 बोल रहा है, तो बताइए 1 2 3 यहाँ पर है नहीं है, तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, सत्य नहीं होगा। उसके बाद हम चौथे पार्ट बात करते हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, ए लिखा है और सबसेट लिखा है ए कामा बी कामा सी लिखा है, तो ए यहाँ पर आ रहा है, तो ये चीज़ क्या है, सत्य है, ठीक है, क्योंकि सबसेट के बाएं दाएं मजला कोष्टक लगा है और ए यहाँ पूरा पूरा आ भी रहा है, ठीक है। उसके बाद हम पांचवें पार्ट की बात करते हैं, क्या है कि ए, देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए जो है बिलोंग्स टू के साथ यहाँ पर ए कामा बी कामा क्या दिया है, सी, तो अगर बिलोंग्स टू ना होता तो बात सही होता, लेकिन बिलोंग्स टू लगा है, ठीक है, सॉरी, अगर ये बिलोंग्स टू है, अगर मजला कोष्टक ना होता तो ये सही था, लेकिन मजला कोष्टक आने की वजह से क्या हो गया, असत्य हो गया। अभी हमने आपको समझा के आए हैं कि बिलोंग्स टू के बाएं तरफ कोई मजला कोष्टक नहीं होना चाहिए और यहाँ पर है, इसलिए क्या हो गया, असत्य हो जाता है। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं छठवां, सम 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, आपको पता है जैसे सम, देखिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर सम प्राकृतिक संख्या, तो जैसे 2 4, 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या, तो 2 4 सिखाएगा बस। सबसेट कहता है जो संख्या 36 को विभाजित कर देता है, 36 को, तो 2 कामा 4 तो हमेशा 36 को क्या करेगा, काट देगा, तो ये भी क्या है, सत्य है, यह सत्य नहीं है, ये क्या है, सत्य है, क्योंकि 2 कामा 4 उसको क्या करेगा, काट देगा 36 को, इसका मतलब वो वहां पे बैठ सकता है, तो भी क्या रहेगा, सत्य रहेगा। तो ऐसे यहाँ पर चीजों में सत्य और असत्य आपको बताना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा तीसरा पार्ट का। अब तीसरे पार्ट को अच्छे से समझने की कोशिश यहाँ पर आप करेंगे। चलिए तो यहाँ पर अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे भैया। देखिए अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिएगा, तीसरे क्वेश्चन का हमें जवाब देना है। हमारे पास इन्होंने क्या लिखा है देखिएगा, पहला तो क्वेश्चन क्या है, देखिए 1 कामा 2 और मजला कोष्टक 3 4 ऐसे लिखा है, कामा 5 ऐसे लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों नहीं है। तो पहला क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 3 कामा 4, देखिएगा 3 कामा 4 सबसेट क्या लिखा है, ए लिखा है, सबसेट ए लिखा है, तो ठीक है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब ए तो यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर एक मजला कोष्टक और लगा है। ये कथन सत्य कब होता, जब इसके साथ एक मजला कोष्टक और होता तब। अगर इसके साथ
एक ऐसे लिखा होता, ऐसे एक मजला कोष्टक और 3 मजला कोष्टक फिर सबसेट ए लिखा होता तो ये सत्य होता। क्या है? सत्य होता। अन्यथा यहाँ पर ये क्या माना जाएगा? आपका असत्य माना जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पहले से अंदर एक मजला कोष्ठक है तो नहीं होना चाहिए भैया, तो इसलिए ये क्या है? असत्य, और ये बात क्या हो जाती? सत्य हो जाती। ठीक है, ऐसे हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन जैसे हमारे पास 3, 4 है और बिलोंग्स टू क्या है? ए। अब ये बात सत्य है। ठीक है, क्यों सत्य है? क्योंकि हमने आपसे कहा, हाँ अगर यही चीज, हाँ फिर से बता दूं, ये बात सत्य है। ये बात क्या है? सत्य है। क्यों? क्योंकि अगर यही चीज ऐसे लिखा होता 3, 4, ठीक है, बिलोंग्स टू ए होता तो ये बात क्या होती? असत्य होती। एक एक चीज आपको समझा दे रहे हैं, ये बात क्या होता? असत्य। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसके पास पहले से मजला कोष्ठक अंदर लगा है, इसलिए यहाँ पर कोई नई बात नहीं है उसके साथ। क्योंकि देखिए बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है ये पूरा वाक्य अंदर होना चाहिए। हमने आपको समझाया ये पूरा वाक्य, पूरा एलिमेंट अंदर होना चाहिए, तो यहाँ पर है इसलिए वो सत्य है। अगर ये चीज ऐसे लिखा होता तो बात क्या हो जाती? असत्य हो जाती। देखिए अब ये तीसरे पार्ट में मैं बात करता हूँ। तीसरा पार्ट देखिए, मजला कोष्ठक 3, 4 मजला कोष्ठक बन सबसेट ए। अभी जस्ट बताया ये चीज आपका क्या है? अब सत्य है ना, क्योंकि इसके अंदर पहले से एक मजला कोष्ठक लगा है, तो ये आपका क्या रहेगा भैया? सत्य रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए भैया ये पहले से एक अंदर मजला कोष्ठक लग जाने के कारण से हम आपको ये बात समझा रहे हैं। यहाँ पर ये बात असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि इसके अंदर पहले से एक मजला कोष्ठक 3, 4 के साथ लगा है। अगर ना लगा होता तो ये भी बात सत्य होता। यहाँ ये ना लगा होता, तब लगा है तो ठीक है आपकी बात, लेकिन एक मजला कोष्ठक आप और लगाइए जो समुच्चय की पहचान होती है। अरे ये तो सिर्फ वही को आपने रखा, अब समुच्चय की पहचान में दाएं बाएं मजला कोष्ठक होता है, ये बात है। अब यहाँ पर चौथे की हम बात करते हैं, चौथे पार्ट की बात करते हैं। तो देखिए 1 बिलोंग्स टू क्या लिखा है? ए लिखा है। ये सत्य है भाई, क्योंकि देखिए बिलोंग्स टू के बाद कोई मजला कोष्ठक नहीं होना चाहिए, अंदर भी कोई मजला कोष्ठक नहीं है। क्या है? सत्य है। उसके बाद आप पांचवें पे चलेंगे। पांचवें 1 सबसेट ए लिखा है। अब यहाँ पर ये चीज अगर ऐसे लिखा होता तो ये चीज आपका क्या होता? सही, अन्यथा ये क्या है? आपका असत्य है। ठीक है, क्या है? असत्य है, ये सत्य नहीं है। ऐसे लिखा होता तो इसको क्या मानते बब्बर शेर? इसको हम क्या मानते? सत्य मानते। लेकिन ये चीज ऐसे लिखा है क्योंकि सबसेट की मैंने बोला कि बाएं हमेशा मजला कोष्ठक होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए और एक इन्होंने पार्ट दे रखा है, देखिएगा ये वाला आपका पार्ट क्या है? जैसे 1, 2, 5 है, मजला कोष्ठक ए लिखा है। ठीक है, चलिए 1, 2, 5, 1, 2, 5 के साथ यहाँ पर अंदर कोई मजला कोष्ठक नहीं, तो यहाँ एक बार लिखा है तो ये बात सत्य है, ये कोई असत्य नहीं है, ये क्या है? सत्य है। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आपके पास 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। तो अब आपका जो ये आगे वाला प्रोसेस है, यहाँ पर देखिए आगे वाली बात जो है इसको ध्यान से देखिए। ये आपका क्या है? देखिए ये आपका जो छठा वाला पार्ट है, इन्होंने 1, 2, 5 लिखा है, बिलोंग्स टू क्या बोला है? ए। अब ये सरासर गलत है, क्योंकि इनके साथ बिलोंग्स टू के बाएं तरफ कोई मजला कोष्ठक नहीं होना चाहिए, इसलिए ये बात क्या है? असत्य है। ये बात क्या है? असत्य है। फिर से बता दे, यहाँ पर जो आप कह रहे हैं, देखिए हम ये सत्य क्यों कह दिए? क्योंकि ये पूरा एलिमेंट इसके अंदर मजला कोष्ठक में लगा था। अब यहाँ पर 1, 2, 5 में मजला कोष्ठक है, तो क्या 1, 2, 5 में अंदर लगा है क्या? नहीं। हमने कहा ना ये चीज पूरा होना चाहिए तब सही है, और ये भी तो बताया कि बिलोंग्स टू के बाएं तरफ कोई मजला कोष्ठक नहीं होना चाहिए। फिर आप कहेंगे यहाँ पर कैसे? तो फिर तो बोला इसके अंदर मजला कोष्ठक पहले से लगा था, इसलिए क्या है? वो सही है। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, 2, 1, 8 की बात करते हैं। तो जैसे 1, 2, 3 और सबसेट क्या? ए। अब देखिए 1, 2 लेकिन 3 के साथ सबसेट, यहाँ पर पहले से मजला कोष्ठक है तो इसके लिए इनका साथ नहीं बनेगा, ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाता है, कोई सत्य नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद आप क्या बात करेंगे? देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 और 3 के साथ पहले से मजला कोष्ठक लगा है और यहाँ पर नहीं, तो ऐसा गलत है। उसके बाद आप ये आई एक्स की बात करेंगे, तो ये फाई जो है, फाई बिलोंग्स टू ए, ये आपका क्या है?
असत्य है, ये आपका क्या है, असत्य है, ये सत्य नहीं है। उसके बाद अगर यक्स की बात करें तो कोई भी सबसेट, देखिए अभी मैंने बताया ना, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अभी देखिए काम का चीज मैंने समझाया, वहां पर नोट करा कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो ये क्या है, ये सत्य है, ये गलत नहीं है। उसके बाद एक्स आई की हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिएगा कि मजला कोष्ठक के साथ फाई लगा है, तो ये सबसेट, तो ये भी आपका क्या है, सत्य है, ये भी कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सत्य और क्या, सही और गलत बताना था, इसको हमने सही और गलत क्या करा, आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, तो ऐसे चीजों को आप नोट करते चलेंगे साथ साथ में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन का देखिएगा, हमें क्या बनाना है, उप समुच्चय बनाना है। क्या बनाएंगे दोस्त, इनका उप समुच्चय बनाना है। चलिए, तो इनका हम उप समुच्चय बनाएंगे, अच्छे से देखेंगे कैसे बनता है भैया। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो इनका हमको उप समुच्चय बनाना है। तो चलिए पहले वाले पार्ट का हमको उप समुच्चय बनाना है, तो क्या करेंगे, पहले आप क्या, फाई, क्योंकि फाई तो सभी का, सभी में घुलता मिलता है तो सभी रहेगा, और यहाँ पर सिर्फ क्या लिख दिया, ए, ये इसका उप समुच्चय हो गया। दूसरे वाले पार्ट का फाई तो रहेगा, साथ में ए भी रहेगा, फिर एक बार बी भी रहेगा, और साथ में ए कामा बी भी रहेगा, ये आपका बनेगा। और तीसरे वाले पार्ट में आप क्या देखेंगे कि 3 पार्ट है, तो आप उसमें क्या बताओगे भाई, क्या बताओगे, तो एक तो फाई रहेगा, फिर एक तो 1 रहेगा, फिर एक तो 2 रहेगा, फिर एक तो 3 रहेगा, फिर आपके पास 1 कामा 2 रहेगा, फिर आपके पास 2 कामा 3 रहेगा, फिर आपके पास 1 2 3 रहेगा, ऐसा ये बन जाता है। चौथा पार्ट, ये फाई का उप समुच्चय सिर्फ क्या होता है, फाई ही होगा, क्या होगा, फाई ही होता है। तो उसका उप समुच्चय आप कितना लिखेंगे, फाई के रूप में इसका लिखा जाता है। ठीक है, चलिए, तो इस चीज़ों को आप यहाँ पर साथ साथ में नोट करते चलेंगे कि इसका उप समुच्चय आपका क्या होगा। तो फाई का तो क्या, रिक्त समुच्चय, तो फाई ही आपका रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन इंटरवल पे है, अंतराल पे है, इसको कैसे देखेंगे, इसको ध्यान से अब समझें। देखिए, अब आपको यहाँ पर अंतराल बताना है। चलिए, तो यहाँ पर अंतराल बताना है, देखिएगा को अंतराल रूप में लिखिए। देखिए जैसे पांचवा क्वेश्चन का पहला पार्ट है, तो x इज लेस देन इक्वल, देखिए एक चीज ध्यान रखिए, इसमें जहां पर इक्वल लगा होगा आप बड़ा ब्रैकेट लगाइए, नहीं लगा तो आप छोटा लगाएंगे, बस यही पहचान होती है इंटरवल लिखने का। अब जैसे -4 कामा हम कितना लिखेंगे, 6, और यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे बस, क्योंकि x के साथ -4 लेकिन कोई इक्वल का चिन्ह नहीं है, तो ओपन इंटरवल, और 6 के साथ इक्वल चिन्ह तो क्या लगाएंगे, क्लोज इंटरवल लगाएंगे। चलिए दूसरा पार्ट लिखिए, जल्दी से बताइए इसका क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, इसमें कोई इक्वल नहीं है, तो ओपन इंटरवल -12, और उसमें है तो -10, और ये बड़ा ब्रैकेट आप लगा देंगे। ठीक, चलिए ऐसे बना लेंगे। और तीसरे पार्ट की जब हम बात करेंगे, तो तीसरा पार्ट आपका क्या होगा, देखिए यक्स, तो यहाँ पर ओपन भाई बड़ा, क्योंकि इक्वल लगा है तो 0 लेंगे, और कामा 7, लेकिन इसके साथ आप क्या लगाएंगे, क्योंकि अब की 7 के साथ कोई इक्वल नहीं लगा, इक्वल है तो बड़ा ब्रैकेट, इक्वल नहीं है तो छोटा ब्रैकेट। ठीक है, अब उसके बाद चौथे की बात करते हैं, तो इसमें देखिए, इसमें बड़ा ब्रैकेट 3 रहेगा, और साथ में 4 भी के साथ बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि x के मान 3 से बड़ा बराबर लगा, यहाँ भी इक्वल का चिन्ह, यहाँ भी इक्वल का चिन्ह, तो यहाँ पर आपको इक्वल लगाना पड़ेगा, तो 3 का मान क्या बना, 4 बना। तो ये इंटरवल इस तरीके से इनको लिखा जाता है। ठीक है, जो कि सेड बिल्डर फॉर्म में दिया था, हमने इसको तालिका या रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला अभी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी जैसे आपने देखा भी, देखिए पीछे में इन सब चीजों को आपने यहाँ पर बताया, तो वही चीजों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। चलिए
चलिए, तो अब सभी अंतरालों को हम क्या करेंगे दोस्त, लिख के आपको बताएंगे कैसे अंतराल को लिखा जाता है। ठीक है, देखिए तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिएगा इन्होंने क्या लिखा है, देखिएगा आपको इसमें मजला कोष्टक लगाना है, यक्स सच दैट एक्स लिखना है, बिलोंग्स टू एक रियल नंबर आपको बताना है कि यक्स जो है एक वास्तविक संख्या से संबंध रखता है। अब देखिए ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में कोई इक्वल का चिन्ह नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, तो यक्स की वैल्यू इक्वल -3 लेस देन कितना 0, सिर्फ मजला ब्रैकेट बंद। बस आपको अगर यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट होता तो आप किसका चिन्ह लगाते, दोनों में इक्वल का लगाते, नहीं तो नहीं लगाएंगे। दूसरे वाले पार्ट में आप कैसे लिखेंगे, देखिएगा तो यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर कामा, देखिए लगा है तो आप क्या करेंगे, यक्स लेस देन इक्वल 6 लेस देन इक्वल कितना, सॉरी यक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 6 लेस देन इक्वल कितना 12, ये आप इसको बताएंगे, क्योंकि इसमें बड़ा ब्रैकेट लगा है तो इक्वल आपको लगाना पड़ेगा। ऐसे आप तीसरे पार्ट पे चलेंगे भैया, तीसरा पार्ट आप क्या देखेंगे कि देखिएगा आपको यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू एक रियल नंबर है और यक्स की वैल्यू 6 से बड़ा है, इक्वल 12 से क्या है छोटा है, तो यहाँ पर आपको इक्वल लगाना पड़ेगा। ऐसे चौथे में क्यों लगाया, क्योंकि इनके साथ बड़ा ब्रैकेट है। अब चौथे में यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू एक रियल नंबर कामा, उसके बाद यक्स की जो वैल्यू है देखिए इसके साथ तो इक्वल लगाना पड़ेगा, -23 है, लेस देन कितना होगा 5 होगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब 5 के साथ ओपन इंटरवल है, छोटा ब्रैकेट है, छोटे ब्रैकेट के साथ नो इक्वल और बड़े ब्रैकेट के साथ आपको इक्वल लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इनको इंटरवल में क्या करते हैं, लिखते हैं। तो इंटरवल में दोस्त आपने क्या देखा, क्या समझा आपने, इसमें देखा कि जहां पर अगर छोटा सा ब्रैकेट है तो उसमें आपको कुछ बस इतना तो सब में लिखना कि यक्स सच दैट एक्स मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू रहेगी वास्तविक संख्या के साथ उसका संबंध है, ये लिखना पड़ता है। उसके बाद फिर कहिए कि यक्स का मान 3 से बड़ा और 0 से क्या है छोटा, ये आप बताएंगे। यक्स लिखेंगे 3 से बड़ा और 0 से क्या बताएंगे छोटा, और इसमें कोई ओपन इंटरवल है तो कोई इक्वल लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए आपका मतलब बड़ा ब्रैकेट है तो आपको यहाँ पर इक्वल लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात होती है, इसका आप इसको नोट कर ले, क्वेश्चन या स्क्रीनशॉट आप ले लिया करें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उस चीज को यहाँ पर आप समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो इसमें 2 क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, चलिए तो इन क्वेश्चनों को हम अच्छे से सॉल्व करते हैं। आइए समझाते हैं। सबसे पहले कहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो 7वें क्वेश्चन के लिए यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्त, नंबर 1 समकोण त्रिभुजों का समुच्चय कहा है और एक समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय कहा है। तो आपसे 2 पार्ट आपको दे रहा है, कहता है भैया समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, एक समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो कहता है इसका यूनिवर्सल सेट, इसका बाप बताइए। तो हम कहेंगे यार इसका यूनिवर्सल सेट जब हम बताने की बात करेंगे ना, तो आप सीधा यहाँ पर लिखिए त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का यहाँ पर आपको सिर्फ समुच्चय लिखा जाएगा। ठीक है, त्रिभुजों का समुच्चय, क्योंकि त्रिभुज के अंतर्गत ही तो सारे समकोण त्रिभुज आते हैं, समबाहु त्रिभुज आते हैं, समद्विबाहु आता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आता है, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, त्रिभुजों के समुच्चय। यानी सबका बाप कौन हो गया, त्रिभुज, और त्रिभुज के अंदर ये भी आएगा और ये भी आता है, इसलिए त्रिभुजों का समुच्चय इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर 8वें का आप जवाबदेही बनेंगे। देखिए a बराबर 1 3 5, b बराबर 2 4 6, c बराबर 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चयों में a b c के लिए निम्नलिखित में कौन से सार्वत्रिक समुच्चय के लिए काम करेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ध्यान से बातों को समझना। अब जैसे हम पहला उठाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या यहाँ पर 8 है। देखिए इस तीनों को कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर लिखना है, मतलब ऐसा कोई समुच्चय का चुनाव की जो तीनों उसमें हों। तो क्या यहाँ पर 8 है, नहीं है, ये गलत हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसे यहाँ पर 8 नहीं तो क्या है, गलत है। फाई एक रिक्त समुच्चय तो सबसे बेकारे है। अब जैसे 0 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है,
10। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लेकिन 0 नहीं है, तो ये भी क्या है, गलत। तो आपका तीसरा पार्ट आपका रहेगा, कौन पार्ट रहेगा दोस्त, तीसरा पार्ट। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या 10। अब इसमें आप देखेंगे कि तीनों पार्ट ए भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा और सी भी और डी। तो यही आपका क्या होता है, इन्वर्सल सेट, यही सबका क्या होता है, बाप होता है। तीनों का बाप तो बाप रहेगा, ये तीनों का यही रहेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपकी यूनिवर्सल सेट यहाँ से क्या होता है, बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला आपका आ जाता है कितना, 1.4 आ जाता है। इस तरीके से आज आपने क्या देखा यहाँ पर कि आपका जो चैप्टर था, कौन चैप्टर कहाँ गया, चलिए ये आपका क्या था, 1.3 था। ठीक है, तो 1.3 में जितने भी इंट्रोडक्शन थे, उपसमुच्चयों को बताना, उचित उपसमुच्चयों को बताना, घात समुच्चयों को समझाना, इंटरवल को समझाना, इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने आपको क्या करा, बताने की कोशिश की। ठीक है, जिसमें एक्सरसाइज भी हमने कराया। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे, अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।